क्लास में हम लोगों ने कैपिटल और रेवेन्यू, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे थे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस पे हम लोग सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आज करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आप कैपिटल और रेवेन्यू के बाइफरकेशन के बिना आप पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब नहीं बनाना सीख सकते हो। तो चूंकि ये आपको क्लास 12 में भी काम आने वाला है, और अभी और जब तक आप अकाउंट्स का काम करोगे आपको ये बाइफरकेशन की जरूरत पड़ेगी। और चूंकि ये पेचीदा है तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझना। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग। रिसिप्ट के बारे में समझा, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल रिसिप्ट को समझते हैं। ऐसा रिसिप्ट जो रेगुलर रिसिप्ट ना हो, यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी बार बार ना हो। ऐसा नहीं कि वो हर महीना या हर साल उसका रिसिप्ट होता, यानी रेगुलर फ्रीक्वेंसी ना हो। दूसरा, वो फ्रीक्वेंसी नॉर्मल बिजनेस का भी पार्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि वो नॉर्मल बिजनेस का भी पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो चीज हम लोग समझे कैपिटल रिसिप्ट में, रेगुलर रिसिप्ट ना हो और नॉर्मल बिजनेस का पार्ट ना हो। नॉर्मल बिजनेस का मतलब क्या होता है? अब देखो, जैसे कि आप जिस तरह का भी बिजनेस कर रहे हो, मान के चलो आपका किराना का दुकान है, ठीक है। तो किराना का दुकान को चलाने के लिए आप लोग को क्या चाहिए? आप गुड्स स्टॉक खरीद के लाते हो। मान के चलो आप किराए के मकान पे आप अपना बिजनेस चला रहे हो, तो रेंट देते हो, बिजली बिल देते हो, आपके पास स्टाफ काम करता है, सैलरी देते हो। तो ये सब तो खर्चे हो गए। आमदनी में किराना की दुकान से आमदनी क्या होगा? सेल का आमदनी होगा, यानी नॉर्मल बिजनेस का पार्ट है। तो मैं कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बोल रहा हूँ, ऐसा रिसिप्ट जो नॉर्मल बिजनेस का पार्ट नहीं है। जैसे कि किराना की दुकान के लिए आपने खुद का पूंजी लगाया तो पैसा आया, तो ये तो किराना की दुकान की वजह से तो नहीं आ रहा है, आपने पैसा लगाया। बिजनेस के लिए आपने, किराने के बिजनेस के लिए आपने लोन लिया, तो लोन की वजह से पैसा आ रहा है, यानी वो रेगुलर रिसिप्ट नहीं है। किराना की दुकान में तो एक ही रेगुलर रिसिप्ट हो सकता है, क्या? जब आप बेचते हो तो पैसा आता है, तो वो आपका रेगुलर रिसिप्ट होगा। उसी तरह से किसी भी व्यवसाय में अगर वो रेगुलर बिजनेस रिसिप्ट का पार्ट नहीं होता है तो वो कैपिटल रिसिप्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलो। अब कैपिटल रिसिप्ट की वजह से या तो एसेट घटेगा, कैपिटल रिसिप्ट की वजह से या तो एसेट घटेगा। कैसे घटेगा? आपके पास पुरानी संपत्ति थी, एसेट थी, और आपने उसको बेच दिया, पुरानी एसेट को आपने बेच दिया, तो उसके वजह से आपको पैसा तो आ रहा है, लेकिन उसके वजह से आपका एसेट क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। या दूसरा, ऑनर खुद पैसा लगा रहा है व्यापार में, तो जिसकी वजह से कैपिटल बढ़ रहा है। या हम कहीं बाहर से लोगों से कर्ज लेके पैसा व्यापार में ला रहे हैं, तो वो लाइबिलिटीज उससे बढ़ रहा है। तो कैपिटल रिसिप्ट की वजह से या तो एसेट बढ़ेगा, एसेट घटेगा, सॉरी, एसेट घटेगा, और कैपिटल और लाइबिलिटीज क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। इसे हम कहाँ दिखाते हैं? तो जनरली इसे हम बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड में दिखाते हैं। हाँ, अगर एसेट घटता है तो हम एसेट में से रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, चलो। अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में भी वही बात, रेगुलर रिसिप्ट का हिस्सा होना चाहिए। कैपिटल रिसिप्ट क्या था? रेगुलर रिसिप्ट का हिस्सा नहीं था, रेगुलर आमदनी का हिस्सा नहीं था। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होना चाहिए? रेगुलर आमदनी का हिस्सा होना चाहिए। नॉर्मल बिजनेस में मिल रहा है, यानी अगर आप दुकान कर रहे हो तो सेल करने से जो आमदनी हो रही है वो आपका। अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो सर्विस दे रहे हो, तो ट्यूशन फीस से जो आमदनी हो रही है वो रेवेन्यू रिसिप्ट। जो बार बार आने वाला नेचर का जो आमदनी होता है वो आपका रेवेन्यू नेचर का कहलाता है। जो कभी कभार आता है जिसकी वजह से आपका लाइबिलिटीज बढ़ता है, कहीं से कर्जा मिले, व्यापार का स्वामी पूंजी लगाया, या आप अपने मशीन को बेच दिए, यानी कि कोई फिक्स्ड एसेट्स को बेच दिए, तो इन सब की वजह से कैपिटल रिसिप्ट अराइज होता है। और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो पैसा आता है उससे रेवेन्यू रिसिप्ट अराइज होता है। तो चूंकि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो पैसा आता है, तो इसके वजह से इनकम बढ़ता है, और इनकम बढ़ता है तो इसे हम कहां दिखाते हैं? पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो ये चीजें जो बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। तो एक्सपेंडिचर में हम लोगों ने तीन चीज सीखा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की चर्चा करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी ये रेगुलर खर्चा नहीं है, ये रेगुलर खर्चा नहीं है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेगुलर खर्चा है। नॉर्मल कोर्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं होता है।
बेसिकली एसेट वगैरह जो खरीदते हैं ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। बाकी जो भी खर्चा व्यापार को चलाने के लिए किया जाता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। इसीलिए हम बोलेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से उसका जो बेनिफिट, कोई भी खर्चा करते हैं आप ये सोच के कि उससे फायदा होगा तभी आप खर्चा करते हैं, तो उसका बेनिफिट 1 साल से अधिक मिलेगा। आप अगर कोई स्थायी संपत्ति परचेज करते हैं तो उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलता है। जबकि नॉर्मल खर्चा, स्टाफ को सैलरी देते हैं, किराया देते हैं, तो ये सब नॉर्मल खर्चा है, उसका बेनिफिट 1 साल या उससे नीचे ही रहता है, उससे ऊपर नहीं रहता है। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो चूंकि बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं होता और ऐसा हैवी एक्सपेंडिचर होता है, तो इससे आपका एसेट क्रिएट होता है। क्या होता है? एसेट क्रिएट होता है। इसे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। और चूंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मल खर्चा है तो खर्चा इससे बढ़ता है और इसे हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। ये आपको 1% भी अनक्लियर नहीं होना चाहिए। अगर ये पेज आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो बिल्कुल आप वीडियो रोक करके मेरे से आप पूछ सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो फाइनल अकाउंट डेफिनेटली आप नहीं बना पाएंगे। क्योंकि आपको पहचानना जरूरी है कि कौन सा कैपिटल रिसिप्ट होता है, कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। मैंने बहुत ही आसान भाषा में एक पेज में बता दिया। अगर रेगुलर रिसिप्ट का पार्ट नहीं है, यानी कि बार बार नहीं आ रहा है, तो वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। बिजनेस का पार्ट नहीं होता, पार्ट ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस का मतलब धंधा। अब नॉर्मल धंधा जो कर रहे हैं, मान के चलो आपका बेचने खरीदने का धंधा है, तो बेचने से जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट में चला जाएगा। और कहीं से कर्जा लेके आएंगे पैसा, अपना घर से आप अपना व्यापार में पैसा लगा रहे हैं, तो वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट हो जाएगा। लेकिन आपके धंधा की वजह से पैसा आ रहा है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट हो जाएगा। उसी तरह से कोई भी खर्चा जो धंधा को चलाने में किया जाता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। धंधा को चलाने में क्या सब लगेगा? किराया लगेगा, बिजली बिल लगेगा, स्टाफ का सैलरी लगेगा, आप जो भी सामान बेच रहे हैं वो सामान खरीद के लाएंगे, उसका यूनिट अब बनाने में जो खर्चा लगेगा वो सब लगेगा, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब व्यापार को चलाने में बड़ी बड़ी मशीन लग रहा है, अब वो तो बार बार नहीं लगेगा ना। एक बार मशीन खरीद लिए तो 5 साल 10 साल जब तक उसका लाइफ है चलेगा। यानी कि आपको ये देखना है कि कोई भी खर्चा हो रहा है उसका बेनिफिट अगर 1 साल से कम तक के लिए हो रहा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर उस खर्चे की वजह से फायदा जो है 1 साल से ज्यादा हो रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कहाँ दिखाएंगे ट्रीटमेंट? क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट की वजह से या तो कैपिटल बढ़ रहा है या लाइबिलिटीज बढ़ रहा है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट की वजह से आमदनी बढ़ रहा है तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, क्योंकि पीएल अकाउंट के क्रेडिट के साइड में सारे आमदनी यानी सारे इनकम को दिखाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से आपका एसेट क्रिएट हो रहा है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से आपका खर्चा बढ़ रहा है तो खर्चा तो पीएल के डेबिट साइड में जाएगा। अब बात कर लेते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो भाई, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्चुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है, लेकिन चूंकि ये बहुत हैवी अमाउंट होता है तो हम उसको 1 साल में पीएल में नहीं दिखाते हैं, 3 4 या 5 साल के बीच में दिखाते हैं। तो बेसिकली वैसे आजकल ये उतना यूज नहीं है इसका, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। बस याद रखना ये 3 4 एक्सपेंसेज होते हैं जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिवेंचर, एडवर्टीजमेंट एटसेट्रा। इसको क्या करोगे, अब 3 साल से 5 साल के बीच में उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे। यानी 1 लाख का अगर खर्चा है तो 5 साल में दिखाओगे 20-20 हजार करके दिखाओगे। अब बाकी जो बचता रहेगा, यानी पहला साल अगर 20,000 दिखाएं तो 80,000 बच गया, 80,000 को बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाओगे। अगले साल फिर 20,000 पीएल में दिखाओगे तो बचेगा कितना? 60,000। 60,000 को बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाओगे। तो आप, आई होप आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वीडियो को रोक के पहले फिर से लास्ट क्लास कर लो, ठीक है, और उसके बाद ये क्लास करो। बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, मैं बताने वाला हूँ कि सारा 12th का जो कॉन्सेप्ट है इसी पे होगा, इसीलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा जोर, जहां जहां से मेरे को सारा क्वेश्चन मिला है सारा क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव इस तरह से आएगा कि बताइए कि निम्नलिखित विवरण सत्य है या असत्य, यानी कि बोल रहा है कि ट्रू है या फॉल्स, वो चेक करने के लिए। तो पहला क्या, वो देखो क्या बोल रहा है, एक संपत्ति को खरीदने के लिए वैधानिक व्यय संपत्तिगत व्यय है। देखो हिंदी नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो मैं इंग्लिश पढ़ता हूं और उसके साथ साथ हिंदी भी बताता हूं। लीगल फी यानी कानूनी खर्चा पे कर रहे हैं टू अक्वायर अ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं उसके लिए लीगल फी पे कर रहे हैं, इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। लीगल फी क्या होता है, आप जब कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, रजिस्ट्री हम लोग बोलते हैं कि जमीन का रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, यानी रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब देखो रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस किसका, प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन कराओगे, ये पहले बताओ कि ये पूछ रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये बोल रहा है कि लीगल फी जो पे करते हैं रजिस्ट्रेशन फी एक्सपेंसेस
जो पे करते हैं वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यह बताओ कि ये सत्य है या असत्य, यानी ट्रू है या फॉल्स। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। तो मैंने यहां पे बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी रेगुलर खर्चा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का खर्चा नहीं होना चाहिए, उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखो रजिस्ट्रेशन, जमीन तो आप बार बार नहीं खरीदते हो, यानी कि ये रेगुलर आपका जमीन खरीदने बेचने का तो धंधा है नहीं। अगर जब तक आपके क्वेश्चन में बोले नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा कोई धंधा तो कुछ और होगा, हम बार बार जमीन खरीदेंगे बेचेंगे तो नहीं, यानी नॉर्मल कोर्स ऑफ मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का खर्चा नहीं है, रेगुलर खर्चा नहीं है, रेगुलर खर्चा नहीं है। फिर बहुत सारा कंडीशन है, सारा सेटिस्फाइड हो रहा है, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब ये भी हो रहा है कि अगर रजिस्ट्रेशन करा लिए प्रॉपर्टी का तो इसका बेनिफिट तो आपको कई सालों तक मिलता रहेगा, जब तक आपका प्रॉपर्टी आपके नाम पे है उसका बेनिफिट मिलेगा, यानी बेनिफिट भी 1 साल से ज्यादा है, बेनिफिट भी 1 साल से ज्यादा है। तो इसीलिए यह कथन क्या है, सत्य है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, सही है। अगला बात करते हैं, अगला क्या है, अगला है मजदूरी, वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी आर डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट, यानी कि वेजेस पे करते हैं मशीन को लगाने में, इरेक्शन मतलब इंस्टॉल करने में, इंस्टॉल करने में जो भी खर्चा होता है, जो भी मजदूरी दिया जाता है उसको बोला जा रहा है मशीन के अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। तो बिल्कुल सही, मैंने आपको बोला था कि आप मशीन मान के चलो, मशीन आप जो भी मशीन खरीदते हो, ठीक है, जो भी मशीन है मशीन को खरीदते हो और उसको फैक्ट्री तक लाते हो, उसको इंस्टॉल करते हो, उसको क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो। तो परचेज करने से लेके इंस्टॉलेशन तक का सारा खर्चा जो होगा, परचेज से लेके इंस्टॉलेशन तक का सारा खर्चा होगा वो मशीनरी में ऐड किया जाता है। मैंने आपका इसका जर्नल एंट्री भी बता दिया था। अगर मशीन को इंस्टॉल वगैरह करने का जितना सारा खर्चा होता है उससे मशीन को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि उससे मशीन का वैल्यू बढ़ता है। तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि वेजेस जो पे करते हैं मशीन को लगाने में, वो उससे क्या मशीनरी अकाउंट डेबिट करते हैं, बिल्कुल सही है आंसर। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मशीन खरीदना, आप बार बार तो मशीन नहीं खरीदते हो ना, और एक बार मशीन खरीदे तो इसका बेनिफिट कई सालों तक मिलता है। तो ये तो सत्य है कि डेबिट होगा, साथ में हम ये भी जान लिए कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ये कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, कैपेक्स में बोलूंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं अगला पॉइंट का, थर्ड नंबर देखो क्या है, एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ ए फिक्स्ड एसेट्स इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई साहब, अगर कोई खर्चा खरीदते हो फिक्स्ड एसेट्स को, एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज करना, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, परचेज करना, यानी कोई भी खर्चा करते हो, अगर इंग्लिश नहीं समझ में आए तो हिंदी भी एक बार पढ़ लेना, कोई भी खर्चा जो अस्थायी संपत्ति का अधिग्रहण यानी परचेज पर किया जाता है, आयगत व्यय है। भाई साहब, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को जो परचेज करते हो, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हो जिससे एसेट बढ़ता है, जिससे एसेट बढ़ता है, वो हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पे बोला है कि एसेट बढ़ने से जो खर्चा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये गलत है, ये क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। अब यहां पे देखो मैंने आपको बता ही दिया है कि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे एसेट मतलब कोई भी चीज जिससे एसेट बढ़ता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एसेट बढ़ रहा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है। चलो अगला देखते हैं, फोर्थ नंबर बोला कि थिएटर के नवीनीकरण यानी एक्सपेंडिचर की रिनोवेशन करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि देखो, थिएटर समझते हो ना, सिनेमा जिस पे चलता है थिएटर, मूवी थिएटर क्या होता है कि अब मान के चलो हर साल उसका थोड़ा सा रिपेयर किया जाता है, चमकाया जाता है, रिनोवेशन किया जाता है, तो वो नॉर्मल खर्चा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं थिएटर के रिनोवेशन के लिए, जिसके वजह से इंक्रीज हो गया सीटिंग कैपेसिटी 10%। सीटिंग कैपेसिटी क्या हो गया, 10% इंक्रीज हो गया। यानी कि आपका थिएटर है, मान के चलो ये, इसमें 100 लोग एक साथ सिनेमा देखते थे, 100 लोग एक साथ सिनेमा देखते थे, लेकिन इस बार क्या किया गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया, अब 10% बढ़ गया, अब 110 लोग सिनेमा देखते हैं एक साथ। तो इसके वजह से रेवेन्यू बढ़ रहा है। और अगर ये नवीनीकरण किया, इसके वजह से क्या हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और रेवेन्यू बढ़ रहा है, और इससे फ्यूचर में हमको हर, ये तो नहीं है कि इस साल किए देखिए इसी साल मिलेगा, अगला साल फिर घट जाएगा। एक बार आप एक्सपेंड कर दिए, बड़ा कर दिए, तो इसका बेनिफिट तो आपको कई सालों तक मिलता रहेगा। तो यानी बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है, और जब भी बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा ना जी।
वो क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लेकिन ये बोला है कि अगर 10% से बढ़ा दिया और ये खर्चा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या बोल रहे हैं, डेफर्ड रेवेन्यू, तो ये तो फॉल्स है ना, क्योंकि अगर कोई भी संपत्ति में कुछ भी आप रिपेयर करते, रिनोवेशन करते हैं जिससे कि आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है, जिससे आपका जो नॉर्मल रेवेन्यू था उससे बढ़ जाता है, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब क्योंकि यहाँ पे थिएटर का हम रिनोवेशन किए जिसकी वजह से सीटिंग कैपेसिटी 10% बढ़ गया, तो भाई साहब थिएटर में लोग जितना ज्यादा आएंगे ज्यादा रेवेन्यू आएगा, और चूंकि थिएटर के रिपेयर करने की वजह से हमारा वैल्यू बढ़ गया, हमारा रेवेन्यू बढ़ गया, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन आपको बोला कि ये स्थगित आय व्यय है, यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो कि गलत है, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। चलो अब फिफ्थ नंबर पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है, बोल रहा है एक नई मशीन को लगाने में टेक्नीशियन को दिया गया 80,000 का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। बोल रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो 80,000 पेड किए हैं टेक्नीशियन को इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन, वर्डिंग को देखो क्या बोल रहा है, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। भाई साहब कोई भी नया मशीन को इंस्टॉल करने का खर्चा जो होता है, मैंने आपको बताया ना, मशीन का कुछ भी इंस्टॉलेशन तक का जितना सारा खर्चा होता है वो मशीन अकाउंट में जाता है, और मशीन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और मशीन जो है बैलेंस शीट के एसेट साइड में संपत्ति है भाई, तो वो संपत्ति है तो एसेट में जाएगा। तुम बोल रहे हो कि इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गलत है ना। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो इनकम और एक्सपेंसेस को दिखाते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया बैलेंस शीट में क्या जाता है, बैलेंस शीट में एसेट होता है और कैपिटल और लायबिलिटीज होता है। बैलेंस शीट के कैपिटल और बैलेंस शीट का जो लेफ्ट साइड होता है उसके उसमें कैपिटल और लायबिलिटीज होता है, और राइट साइड में एसेट होता है। और पीएल अकाउंट में क्या होता है कि डेबिट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड में आपका सारा खर्चा होता है और क्रेडिट साइड में सारा इनकम होता है। तो भाई साहब मशीन को इंस्टॉल करने का खर्चा जिससे मशीन का वैल्यू बढ़ा, तुम बताओ मशीन संपत्ति है या खर्चा है, कैसे कैटेगराइज करोगे संपत्ति है या खर्चा। तो भाई जिसका फायदा हमको 1 साल से ज्यादा मिलेगा तो वो हमारा संपत्ति है, और ऐसा खर्चा जिसका 1 ही साल तक फायदा मिलेगा वो हमारा खर्चा है। तो मशीन एक बार इंस्टॉल हो गया तो मशीन का जब तक लाइफ है तब तक उसको यूज करोगे, यानी 1 साल से ज्यादा बेनिफिट है। तो मशीन तो हमारा एसेट हुआ ना जी, और मशीन हमारा एसेट हुआ तो एसेट को तो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ना कि पीएल में दिखाते हैं, पीएल के डेबिट साइड में। ये बाबू क्या बोला है कि हम जो मजदूर को टेक्नीशियन जो आया हमको इंस्टॉल करने का, उसका जो खर्चा लगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस 80,000, उसको हम पीएल अकाउंट में डेबिट करेंगे। उसको कहां डेबिट करेंगे, पीएल अकाउंट में। तो चूंकि इंस्टॉलेशन का खर्चा तो एसेट बढ़ाता है, इसीलिए हम इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। ये गलत बोला, इसको हम फॉल्स लिख देंगे। इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स है। चलो अब 6 नंबर पॉइंट पे बात करते हैं। 6 नंबर पॉइंट क्या है, टेम्पोररी शेड पुट अप एट ए प्रोजेक्ट साइट टू द हाउस मटेरियल इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। सामग्री को रखने के लिए परियोजना स्थल पर बना गया अस्थायी शेड पूंजीगत व्यय। समझो चीजों को, आप सामग्री को रखने के लिए परियोजना स्थल पर, देखो बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बनता है इसको प्रोजेक्ट बोलते हैं। बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जो होता है ना वो बहुत, उसमें ना 20 फ्लोर 25 फ्लोर 30 फ्लोर का बिल्डिंग बनता है, ठीक है। तो बिल्डिंग जो बनता है, तो ये बिल्डिंग तो एक दिन में तैयार नहीं हो जाएगा, इसमें समय लगेगा। अब इसमें इस बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, सीमेंट, बालू, गिट्टी, लोहा, ये सब चाहिए, ठीक है। मजदूर काम करेगा, मजदूर तो क्या बोलते हैं, धूप में बारिश में तो काम नहीं करेगा। अब इस बिल्डिंग को बनाने में कम से कम 6 महीना तो लगेगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। नॉर्मल भी 1 से 6 महीना तो लग सकता है। अब 1 महीना मजदूर रोड पे तो नहीं रहेगा, तो एक वो लोग क्या करता है कि वो क्या बोलते हैं, छोटा सा, मतलब वो अपने लिए रहने के लिए एक छोटा सा घर बना लेता है। वो मतलब टेम्पोररी घर उसको बोलते हैं। उसको कौन सा घर बोलते हैं, टेम्पोररी हाउस, टेम्पोररी शेड, यानी कि थोड़ा सा छाया वगैरह के लिए टेंट वेंट टांग के, जिससे कि उसको प्रोजेक्ट में वो काम कर सके। तो देखता होगा बड़ा बड़ा जहां बिल्डिंग बनता है उसके बगल में एक टेंट लगा रहता है जिसपे मजदूर वर्कर लोग काम करता है। अब ये बोला जा रहा है, आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो टेम्पोररी सेटअप किए हैं इस घर के सामने में, जिससे कि रॉ मटेरियल और मजदूर सब टेम्पोररी सेटअप पुट किए हैं जिससे कि हम रॉ मटेरियल सब वहां पे रख सकते हैं। तो ये क्या, इस पे जो खर्चा हो रहा है ये रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
अब देखो, जब प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा तो इसको बनाने में जो खर्चा लगा ये भी तो इसमें आ जाएगा, सारा खर्चा। प्रोजेक्ट जब बिल्डिंग बनेगा तो इसको थोड़ी ना अलग से हम बोलेंगे ये भी बिल्डिंग का ही खर्चा है। मजदूर सब रखे थे, मजदूर सब रहा, जो भी खाना पीना खाया, जो भी खर्चा किया, वो तो बिल्डिंग को बनाने में जो खर्चा लगा वो खर्चा में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। तो ट्रू है, ये सही बोल रहा है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। चलो, तो मैं अपनी तरफ से समझाने में कोई कसर नहीं किया, और आप लोग एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें 7 नंबर से अगला ही क्या है, हैवी एडवर्टाइजिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। हैवी एडवर्टीजमेंट की है, क्या बोला जा रहा है, हैवी एडवर्टीजमेंट। तो हैवी एडवर्टीजमेंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये बेसिकली डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये जो है वो गलत है, फॉल्स बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, फॉल्स। क्लियर है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट अगर ज्यादा हो जाता है तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने यहाँ पे एग्जांपल में 3 ही एग्जांपल तो दिया ही था, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, एडवर्टीजमेंट। तो इसको याद रखोगे तो आई होप दिक्कत नहीं होगी। चलो अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन व्हाइट वॉशिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग डन आफ्टर एवरी 6 मंथ इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रत्येक 6 महीना के बाद कारखाना भवन की पुताई पर किया गया व्यय। आपका जो फैक्ट्री का बिल्डिंग है उसको हर 6 महीना पे कलर किया जाता है। क्यों किया जाता है, जिससे कि उसका जो है चमक बरकरार रहे। तो मैंने बोला था कि अगर कोई एसेट में आप कुछ खर्चा करते हो जिसके वजह से आपका रेवेन्यू में एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन आप जो कारखाना भवन की पुताई कर रहे हो, यानी कि इसका जो कलरिंग कर रहे हो हर 6 महीना पे, इससे आपका कोई एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा क्या? बस आप ये देख रहे हो कि हमारा जो पुराना जो कारखाना था वो हमेशा मतलब नया का नया ही बना रहे, इसीलिए हर 6 महीना पे हम उसको पेंटिंग कर देते हैं, लेकिन इससे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, यानी एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। और अगर एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, ये आयगत व्यय है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन व्हाइट वॉशिंग फैक्ट्री बिल्डिंग डन आफ्टर एवरी 6 मंथ इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। चलो अब अगला पॉइंट देखते हैं, अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोल रहा है, एक मशीन के घिसे पिटे भाग को पुनर्स्थापना पर खर्च की गई राशि पूंजीगत व्यय है। ध्यान से सुनो, अमाउंट spent for replacement of worn out part of machine is a capital expenditure। अब देखो इस चीज को समझते हैं, आपका एक मशीन है, ये आपका एक मान के चलो एक मशीन है, ठीक है। अब ये मशीन हर साल इसका कोई पार्ट जो होता है ना वो घिस जाता है। इसमें एक मशीन है जिसमें बहुत सारा पार्ट वगैरह लगा हुआ है, अब वो पार्ट पुराना हो गया। जैसे ही पुराना हो गया तो इसका परफॉर्मेंस क्या होगा, मशीन का डाउन होता चला जाएगा। अब मान के चलो आपके बगल में कुटिया का मशीन होगा या आटा या चावल का मशीन होगा, तो क्या होता है कि वो उसमें कोई पार्ट होता है कि हर साल उसको बदलना जरूरी होता है, नहीं तो क्या होगा कि जितना अच्छे से मशीन काम करता है उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। तो वही बोल रहा है कि हम रिप्लेस किए हैं, जो आपका पार्ट जो है घिस गया था उसको हम रिप्लेस किए। तो हमको ये देखना है कि अगर हम कोई मशीन पे खर्चा कर रहे हैं, इसके वजह से एक्स्ट्रा रेवेन्यू बढ़ रहा है क्या, एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है क्या। अब एक्स्ट्रा रेवेन्यू, मशीन का पार्ट पुराना हो गया, बदल दिए, तो जितना मशीन पहले से चल रहा था वैसा ही मशीन फिर से चलने लगा, तो कोई एक्स्ट्रा रेवेन्यू तो जनरेट नहीं हो रहा है। और अगर एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ रहे, हमने मशीन के पुराने पार्ट को हटा के नया पार्ट लगा दिया। अब चूंकि मशीन का परफॉर्मेंस तो जैसा था नया में जब खरीदे थे तो जैसा था फिर से वैसा हो गया। ऐसा तो नहीं कि परफॉर्मेंस बढ़ गया या उससे ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा जिससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, वैसा तो नहीं है। मशीन जैसा था वैसा ही है, बस एक पार्ट घिसा पिटा हो गया था उसको हम बदल दिए। तो उससे हमको बस यही देखना है कि अगर कोई भी एसेट में हम पैसा लगा रहे हैं, उसका रिपेयर रिनोवेशन कर रहे हैं, तो बस ध्यान देना है उसके वजह से हमारा
प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ना चाहिए, रेवेन्यू एक्स्ट्रा बढ़ना चाहिए, तभी हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। अगर नॉर्मल सा ही खर्चा है तो हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। तो चूंकि 9th नंबर में आपको बोला कि जो भी खर्चा कर रहे हैं रिप्लेसमेंट के लिए खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एक पार्ट पुराना हो गया था उसका पुनर्स्थापना कर रहे हैं, तो क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, इसीलिए मैंने इसको फॉल्स बोला। चलो अब बात करते हैं 10th नंबर, क्या है? अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई साहब गुडविल क्या है? मैंने आपको बोला था गुडविल एक फिक्स्ड एसेट्स होता है। गुडविल एक फिक्स्ड एसेट्स होता है जिसको हम छू नहीं सकते, रेपुटेशन की वजह से ये कमाया जाता है, इंटेंजिबल होता है। तो चूंकि ये फिक्स्ड एसेट्स है, इसके वजह से एसेट बढ़ रहा है। तो मैंने आपको बोला था कि कैसे पहचान, डेफर्ड रेवेन्यू होता है नॉर्मल सा खर्चा है, बहुत हैवी है तो इसको 5 साल में मार दिए, लेकिन खर्चा कहाँ है? ये तो एसेट है, ये नॉर्मल खर्चा तो है नहीं, ये तो गुडविल है। गुडविल जो कि एसेट है, एसेट का पार्ट होता है, तो एसेट का पार्ट होता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। गुडविल पे किया हुआ खर्चा कौन सा खर्चा कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये जो है बोला है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो फॉल्स बोला है, इसको करेक्ट करेंगे। गुडविल परचेज के लिए जो खर्चा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो अब 11th नंबर पॉइंट देखते हैं। 11th नंबर पॉइंट क्या है? An expenditure intend to benefit in the current period is a revenue expenditure। क्या बोल रहा है? चालू अवधि के लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यय आयगत व्यय है। बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल ट्रू, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर कोई भी खर्चा कर रहे हैं जिससे 1 साल तक यानी चालू पीरियड, करंट पीरियड का ही बेनिफिट मिलता है तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिलता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट 12 नंबर, क्या है? एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ अ परमानेंट एसेट ऑफ इंड्यूरिंग बेनिफिट टू द बिजनेस इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत कुछ बोल दिया, इसको हिंदी समझते हैं। बोल रहा है वो खर्चा जो व्यवसाय के अस्थायी लाभ के लिए अस्थायी संपत्ति के क्रय पे किया जाता है, पूंजीगत व्यय है। यानी एसेट को परचेज करने के लिए बोल रहा है। कौन सा एसेट? फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए जो खर्चा है वो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? बिल्कुल है। अस्थायी संपत्ति, भाई किसी भी वजह से अगर संपत्ति बढ़ रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन एक बार भी नहीं समझ में आए, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। कभी कभी ऐसा हम लोग के साथ भी होता है कि एक बार में पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है, तो उसको 2 बार पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। जैसे कि देखो क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप खर्चा करते हो जिसके वजह से एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट, परमानेंट एसेट क्या होता है? संपत्ति, अस्थायी संपत्ति बढ़ता है तो क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? अगर कोई भी खर्चा करते हो जिससे एसेट बढ़ता है तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चलो 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्या है? द गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स नीड नॉट बी एडेड टू रेवेन्यू टू असर्टेन इन द नेट प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। बोल रहा है कि पूंजीगत संपत्ति के बिक्री से लाभ को व्यवसाय के शुद्ध लाभ के निर्धारण हेतु आगम में जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि आप अगर कोई कैपिटल एसेट को बेचते हो, कैपिटल एसेट को सेल करते हो, कैपिटल एसेट को क्या करते हो? सेल करते हो, और सेल करते हो और उसमें प्रॉफिट होता है। यानी कि मान के चलो 10,000 का सामान आप 12,000 में सेल कर दिए, उसको प्रॉफिट हो गया, तो ये प्रॉफिट क्या नेट प्रॉफिट का पार्ट नहीं होना चाहिए? नेट प्रॉफिट का पार्ट बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होगा। ये जो प्रॉफिट होगा वो हम नेट प्रॉफिट में जोड़ेंगे। आप इसको ऐसे समझो, मैं इसको और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पे देखो, आप मान के चलो आपकी एसेट 1 लाख की थी। आपकी एसेट कितनी की थी? 1 लाख की कॉस्ट थी, ठीक है। आप 1,20,000, कॉस्ट नहीं बोलो, इसको WDV बोलो, रिटेन डाउन वैल्यू, यानी आपके बुक वैल्यू में इतना थी। आप 1,20,000 में सेल कर रहे हो। कितने में सेल कर रहे हो? 1,20,000 में। तो आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो 1 लाख ही होगा। सॉरी, सेल कर रहे हो तो कैपिटल रिसिप्ट बोलता हूं। कैपिटल रिसिप्ट जो होगा वो 1 लाख होगा। क्यों? क्योंकि 1 लाख की ही मशीन थी आपकी। 1 लाख का मशीन 1,20,000 में बेच दिए, तो 1 लाख जो कैपिटल रिसिप्ट होगा, इससे क्या होगा? एसेट घटेगा, क्योंकि आप अपने एसेट को बेच रहे हो, ठीक है। और 20,000 जो एक्स्ट्रा मिला है ये आपका इनकम होगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इनकम कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो आपके क्वेश्चन में क्या बोला कि जो नेट प्रॉफिट में इसको जोड़ा नहीं जाएगा, तो ये फॉल्स है। बिल्कुल, अगर सेल करने से जो प्रॉफिट होगा उसको नेट प्रॉफिट में जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? वो खरीदी गई पुरानी मशीन को पूरी तौर पर मरम्मत के व्यय,
यानी कि ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ए सेकेंड हैंड मशीन परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई साहब इसको अगर अच्छे से नहीं समझोगे तो गलती कर दोगे। क्या बोल रहा है देखो, ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस मतलब एक पुराना मशीन खरीदे। अब मान के चलो एक पुराना बाइक खरीदा, और पुराना बाइक खरीदा कोई क्यों बेचेगा, जब उसमें कुछ गड़बड़ी होगा तभी बेचेगा। आपने पुराना मशीन बाइक सस्ते में खरीदा और उसको रिपेयर कराया, और बोल रहा है कि वो रिपेयर का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक एग्जांपल देते हो, तुम अपने गांव में एक बाइक खरीदा, 10,000 में बाइक खरीदा, क्योंकि वो पुराना था इसीलिए तुमको सस्ता में मिल गया। लेकिन उसमें ना 10,000 रुपये और लगाने थे, तब जाके तुम उस बाइक को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वो बाइक खराब था। तो 10,000 में बाइक खरीदा और उसका रिपेयर कराया 10,000। अब तुमको कोई पूछेगा कि तुमने बाइक कितने में लिया, तो तुम क्या बोलोगे, 10,000 में लिया, कि तुम बोलोगे कि भाई साहब हमने 20,000 में लिया। 10,000 तो जिसका था उसको पे किए और 10,000 उसको तुरंत जाके रिपेयर कराए। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, बोल रहा है कि पुराना मशीन को पूरी तौर पर रिपेयर कराया गया, वो कौन सा खर्चा है। तो भाई मशीन को पे रिपेयर करा गया, पुराना मशीन था उसको सही किया गया जिससे कि हम काम में ला सके, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये फॉल्स हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला, तुम बोल सकते हो कि सर ये तो नॉर्मल सा मरम्मत किया है, नॉर्मल सा मरम्मत किया है, तो उस मरम्मत के वजह से ही तो आप मशीन चला पाओगे, क्योंकि पुराना मशीन में अगर मरम्मत नहीं करोगे तो वो चल ही नहीं पाएगा। तो आप जब मरम्मत करने के बाद वो जो मशीन का वैल्यू होगा वो उतना से आपको मशीन के वैल्यू से बुक करना पड़ेगा, उतना से अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो यानी टोटल मशीन का रिपेयर तक का जो खर्चा करके आप आपका फैक्ट्री में वो मशीन जब शुरू होगा चलना, तब से वो आप तब तक का जो खर्चा होगा वो कैपिटलाइज किया जाएगा। चलो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते। लास्ट क्या है, वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीन। मशीन को लगाने पे दी गई मजदूरी पीएल अकाउंट में, बिल्कुल पीएल अकाउंट में नहीं जाएगा। हम अब इससे पहले भी शायद ये क्वेश्चन आ गया था कि मशीन को लगाने में, इंस्टॉल करने में जो मजदूरी होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और उससे मशीन में जोड़ा जाता है। और मशीन एसेट होता है, तो एसेट को बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। तो इसे हम पीएल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, चलो तो हम लोग एक पार्ट कंप्लीट कर लिए, अब लेते हैं 1 मिनट का ब्रेक, फिर शुरू करते हैं आपका क्लास। चलो तो हम लोग सेकेंड पार्ट ऑब्जेक्टिव का देखते हैं। इसमें क्या है कि आपको बोल रहा है, चूंकि देखियो ऑब्जेक्टिव में सारा चैप्टर का मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर घर पे सारा ऑब्जेक्टिव करते होंगे, क्योंकि ये इसमें ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट चाहिए, तो इसीलिए मैं इसका ऑब्जेक्टिव ही करा देता हूँ। लेकिन आप लोग सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जरूर अपने घर पे देखिएगा। ठीक है, देखो टीचर का काम होता है कि उसके पास एक लिमिटेड समय होता है, उसमें वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताए, जिससे कि आपको सारा सब्जेक्ट का जो है कोर नॉलेज आपका अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, लेकिन आपको घर पे भी पढ़ने होते हैं, आपको भी बहुत सारे क्वेश्चन, देखो अगर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाता हूं तो आपको सारे एग्जांपल्स वगैरह घर पे करने चाहिए, उसको प्रैक्टिस करने चाहिए। क्योंकि अगर आप अभी से प्रैक्टिस की आदत नहीं बनाओगे, बस क्लास पे डिपेंड रहोगे कि हाँ सर जितना पढ़ाए बस हो गया, उसी को कर लेंगे हो जाएगा, तो इससे तो आप एग्जाम में अच्छे से पास तो जरूर कर जाओगे, अच्छा मार्क्स भी आएगा। लेकिन वो जो वास्ट नॉलेज होता है ना, एक होता है एक्सपर्ट नॉलेज, वो कभी नहीं मिल पाएगा। एक्सपर्ट नॉलेज तभी मिल पाएगा जब क्लास में तो करते ही है, साथ में घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे, आप एग्जाम्पल्स वगैरह देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, अच्छे से घर पे पढ़ाई करेंगे, तभी आप वो एक्सपर्ट नॉलेज ले पाएंगे। ट्यूशन लेने से आपका ये हो जाएगा कि हाँ आपका सारा कॉन्सेप्ट चलो ठीक ठाक समझ में आ गया, आप अच्छे से एग्जाम में पास कर गए। लेकिन एक्सपर्ट बनना है तो आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। चलो बात करते हैं हम लोगों को ये ट्रू और फॉल्स वाला, ये सॉरी ये ट्रू और फॉल्स नहीं है, आपको बोल रहा है कि 4 ऑप्शन दिया, उसमें से एक को सही है वो चूज करना है। तो फर्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल, यानी कि आप जो परचेज करते हो गुड्स, परचेज करते हो गुड्स, किस लिए करते हो, बेचने के लिए गुड्स परचेज करते हो, बाद में उसको सेल कर देते हो। तो बोल रहा है कि वो क्या है, वो डिफर्ड रेवेन्यू है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या है भाई, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ये धंधा है हमारा। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का जो खर्चा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे टिक मार दो, मतलब टिक मतलब बी ऑप्शन आपका होगा इसका। अब बात करते हैं अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल। अभी ही मैंने बताया कि गुडविल परचेज करने के लिए जो खर्चा होता है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है।
डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखो फिक्स्ड एसेट्स परचेज जो करते हैं वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन इस पे जो डिप्रिसिएशन जो होता है, इस पे जो डिप्रिसिएशन चार्ज होता है वो हर साल चार्ज होता है। ठीक है, हर साल बहुत सारी कंपनी तो क्वार्टरली बेसिस पे भी चार्ज करती है। तो डिप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये डिप्रिसिएशन हर साल हमको चार्ज करना पड़ता है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगला फोर्थ नंबर क्या है? रिपेयर इनकर्ड बिफोर यूजिंग अ सेकंड हैंड कार। अभी एग्जांपल दिया था कि सेकंड हैंड कार खरीदते और उसको रिपेयरिंग कराते, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है? एक मशीन की मरम्मत पर 10,000 रुपया के व्यय को क्या माना जाएगा? अब मशीन की मरम्मत करा रहे हैं, यहाँ पे ये तो नहीं बोला कि मशीन पुरानी मशीन है कि नई मशीन है, नॉर्मल सा है, नॉर्मल मशीन है, अब उसको रिपेयर करा रहे हैं। रिपेयर नॉर्मल का रिपेयर है, इसके वजह से तो हमारा क्या बोलते हैं रेवेन्यू तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किसका एग्जांपल है? तो मैंने आपको कितना बार बताया है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है बिजनेस को शुरू करने में जो खर्चे होते हैं उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्योंकि शुरुआती दौर पे जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो बहुत हैवी खर्चा हो जाता है, उसको एक ही साल में पीएल में दिखाओगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए उसको 5 साल में बांट देते हैं, यानी वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या कहलाता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब है बैड डेट्स रिकवर्ड, मतलब पैसा डूब गया था, पैसा वापस आया। बैड डेट्स रिकवर्ड लिख दिया, तो पैसा कब डूबता है? आप किसी को उधार माल बेचे और वो नहीं दे रहा है तो पैसा डूब गया, बाद में उसको मन हुआ तो पैसा वापस कर दिया, तो ये तो नॉर्मल बिजनेस का पार्ट है। तो ये आपका कैपिटल रिसिप्ट नहीं, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा, क्योंकि रिकवर हुआ है। क्या बोला है? बैड डेट्स रिकवरी। अब बैड डेट्स रिकवरी रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होगा। बोल रहा है मशीन की मरम्मत पे खर्चा, मशीन का रिपेयर पे खर्चा जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्योंकि अगर रिपेयर किए, जस्ट कोई पार्ट है जो खराब हो गया उसको बदले हैं, इसके वजह से हमारा रेवेन्यू एक्स्ट्रा नहीं होगा, जैसा है रेवेन्यू वैसा ही रहेगा। मैंने बताया कोई भी एसेट खरीदते हो और उस पर खर्चा करते हो जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चलो यहाँ पे और भी था, एक बार शायद देख लेता हूँ। नीचे नीचे नहीं, बस 8 नंबर तक था, तो अगला देखो। चलिए अगला क्या? मिलान संबंधी। ऐसा देखो, अभी तक ऑब्जेक्टिव भी कराने का ये मेरा मकसद है कि एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आएगा तो कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा। एक तो ट्रू फॉल्स का आएगा, एक तो होगा 4 में से एक को सेलेक्ट करना होता है, एक होता है मैच करना होता है कि 4 अलग अलग कॉलम में दिया है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मैच करना है। देखो नया संपत्ति खरीदोगे तो ये कौन सा क्या होगा? तो नया संपत्ति खरीदोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। नया संपत्ति खरीदोगे तो क्या का एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बेचोगे, मशीन बेच दिया, उससे पैसा आया, भाई साहब ये रेगुलर पैसा तो नहीं है, संपत्ति को बेचने से आपका एसेट कम हो रहा है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। ये कौन सा रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अभी बोला हूं मैं, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। स्टाफ को सैलरी दोगे, किस लिए दोगे? जिससे व्यापार चले, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है, इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, चलो लेते हैं फिर 15 सेकंड का ब्रेक। देखो अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आते हैं। आपको कैसा क्वेश्चन रहेगा? बोल रहे कि डू यू कंसीडर द फॉलोइंग टू बी कैपिटल और रेवेन्यू आइटम, गिव रीजन। आपको बोल रहा है कि नीचे दिया हुआ है, आपको सबसे पहले पहचानना है कि कैपिटल है या रेवेन्यू है, और उसके साथ साथ रीजन भी दीजिए। तो हम लोग एक एक करके बताते हैं। ठीक है, पहला क्या है? एक मोटर गाड़ी जिसकी बुक वैल्यू, पुस्तक मूल्य को बुक वैल्यू बोलते हैं। ए मोटर कार जिसका बुक वैल्यू जो है वो 1 लाख है। कितना है? 1 लाख। उसको बेच रहे हैं 1.5 लाख में। ठीक है, तो मतलब एसेट कितना का था? 1 लाख का था, 1.5 लाख में बेचे हैं। ठीक है, इससे प्रॉफिट हुआ 50,000। ठीक है, तो हमारा एसेट जो है वो घटा कितना? एसेट कितना से घटा? 1 लाख से ही घटा, क्योंकि 1 लाख का ही एसेट था, तो 1.5 लाख तो नहीं घटेगा। तो 1 लाख का एसेट घटा। ठीक है, सेल प्रोसीड हमारा था, पैसा कितना आया? सेल प्रोसीड हुआ था 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपया आया। ठीक है, तो 1.5 लाख में से तो 1 लाख का एसेट घट गया और प्रॉफिट हुआ आपका 50,000। प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ 50,000। तो आपका जो एसेट जो 1 लाख का बिका, जिसे एसेट घटा, वो आपका कहलाएगा कैपिटल रिसिप्ट। पैसा आया जिसकी वजह से एसेट घटा, वो आपका क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। और प्रॉफिट जो हुआ है मशीन को बेचने से, इसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन सेल।
ठीक है, तो वो आपका जो होगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट का, वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो अगर कोई बोल देता है कि नहीं ये कैपिटल रिसिप्ट है, तो कैपिटल रिसिप्ट 1 ही लाख है, क्योंकि 1 ही लाख, मैंने आपको बताया कैपिटल रिसिप्ट से क्या होता है, या तो एसेट घटता है या कैपिटल और लायबिलिटीज बढ़ता है, तो यहाँ एसेट 1 लाख से घट रहा है तो ये कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। अब रीजन बोला है दिया है, तो हम कैपिटल रिसिप्ट क्यों है, बिकॉज एसेट रिड्यूस हुआ। रेवेन्यू रिसिप्ट क्यों है, क्योंकि इससे प्रॉफिट हुआ। तो ये यहाँ पे हम इस तरह से अगर तुम लिखोगे तो रीजन अपने आप इसी से हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा देखो। दूसरा क्या है, ऋण पत्र ऋण प्राप्त करने पर किया गया वैधानिक एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस जो करते हैं डिवेंचर का, ये क्या है, इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, रीजन देने के लिए बोला है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए बोल लेंगे because this is not a regular expenditure, because this is not a regular expenditure, ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर या रेगुलर एक्सपेंडिचर ये नहीं है। क्यों नहीं है भाई, बार बार आप डिवेंचर तो इश्यू नहीं करते हो। डिवेंचर क्या होता है पता है, ये एक लोन का एक डॉक्यूमेंट्स होता है, जो अगर बड़ी बड़ी कंपनी को पैसा चाहिए होती है, वो पब्लिक को बोलता है कि आप मेरे से डिवेंचर का ये पेपर खरीद लो और बदले में पैसा दो, और बदले में मैं क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, और जब डिवेंचर मेच्योर होगा तो फुल अमाउंट पे कर दूंगा। तो उस पर लीगल कानूनी खर्चे होते हैं, कुछ बहुत सारे कानूनी खर्चे होते हैं, तो वो तो रेगुलर नहीं होता है। जब पैसे की जरूरत है तब टेंडर इशू किया गया, डिवेंचर रेज किया गया, तो ये रेगुलर खर्चा नहीं है, तो बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज दिस इज नॉट अ रेगुलर एक्सपेंडिचर, दिस इज नॉट अ रेगुलर एक्सपेंडिचर। अब थर्ड देखो, थर्ड क्या है, थर्ड है एक हटाए गए कर्मचारी की क्षतिपूर्ति के रूप में 15,000 रुपया दिया गया, यानी कि एक एम्प्लॉय जा रहा है, उसका कंपनसेशन दे रहे हैं, तो कंपनसेशन जो पे कर रहे हैं वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में किया जा रहा है। कंपनसेशन जो पे कर रहे हैं, कंपनसेशन पेड इज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कंपनसेशन पे किया जा रहा है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इसीलिए ये कौन सा रिसिप्ट है, सॉरी ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर बोला कि आप पुराना फैक्ट्री से नया फैक्ट्री में स्टॉक को हटाने का खर्चा, स्टॉक को हटाने खर्चा, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब भाई स्टॉक को एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री में क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिकॉज ये खर्चा जो है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये आपको व्यापार को चलाने के लिए खर्चा करना पड़ रहा है। अगर कोई भी खर्चा व्यापार को चलाने के लिए कर रहे हैं तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसके वजह से आपका बिजनेस चलता है। आप एक फैक्ट्री से दूसरे स्टॉक में दूसरे फैक्ट्री में अपने स्टॉक को हटा रहे हो, तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है। तो आई होप क्लियर है, मैं बता दिया कि कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित व्यय की मदे पूंजीगत है या आयगत है। वही सेम चीज आपको बोलना है कि रेवेन्यू है या कैपिटल है, वो बताने के लिए बोल रहा है, बस बताने के लिए बोल रहा है। Overhauling expenses of 25,000 for the engine of a motor car to get better fuel efficiency। क्या बोल रहा है, बेहतर ईंधन कुशलता प्राप्त करने के लिए मोटर कार के इंजन को पूरी तौर पे मरम्मत किया गया, 25,000 रुपया लगा। तो मैंने आपको बताया था कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई संपत्ति, कोई भी एसेट, तो मोटर कार आपका एसेट है, संपत्ति है, उस संपत्ति में कोई खर्चा कर रहे हो जिसके वजह से आपका बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट इंक्रीज हो रहा है, बेनिफिट का कैपेसिटी बढ़ रहा है, तभी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, नहीं तो माना जाएगा नॉर्मल सा खर्चा है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। अगर मोटर कार का जस्ट रिपेयर करते तब तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है, लेकिन इस रिपेयर के वजह से, इस मरम्मत की वजह से बेहतर ईंधन कुशलता मिल रहा है। बेहतर ईंधन कुशलता का मतलब क्या हो रहा है कि बेटर फ्यूल इफिशियंसी, मतलब क्या हो रहा है कि अगर इसको रिपेयर कर देंगे, मोटर कार का रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारा ईंधन जो है ना, ईंधन फ्यूल डीजल पेट्रोल कम खर्चा लगेगा, यानी बेहतर होगा, हमारा ज्यादा
स्पीड देगा और ज्यादा का माइलेज देगा हमारा मोटर कार, और हमको ना बेहतर ईंधन कुशलता मिलेगा, यानी कि हमको कम फ्यूल चार्जेस देने पड़ेंगे, यानी हमको खर्चे कम होंगे। तो अगर खर्चा कम होगा इसका मतलब हमारा बेनिफिट बढ़ रहा है। तो हम अगर कोई एसेट को मरम्मत करवा रहे हैं जिससे व्यापार की आमदनी बढ़ रही है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो चूंकि यहाँ पे आमदनी बढ़ रही है ना, अगर खर्चा कम हो रहा है, फ्यूल एक्सपेंसेस रिड्यूस हो रहा है, तो उसके वजह से आमदनी बढ़ा। खर्चा कम का होने का मतलब हुआ आमदनी बढ़ना, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ये क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों होगा? बिकॉज ये ड्यू टू रिपेयर करने की वजह से, ड्यू टू रिपेयर फ्यूल कॉस्ट गेट रिड्यूस, फ्यूल कॉस्ट गेट रिड्यूस। तो आपका खर्चा रिड्यूस होगा, खर्चा रिड्यूस होगा मतलब आमदनी बढ़ा, ठीक है। इसीलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब दूसरा बात करते हैं। दूसरा क्या है? इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ 25 लाख इनकर्ड ऑन ओपनिंग ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन अ एग्जिस्टिंग बिजनेस। मतलब बोल रहा है कि हम 25 लाख का खर्चा कर रहे हैं, इनॉग्रेशन का खर्चा कर रहे हैं, जिससे कि एक नया यूनिट खोल रहे हैं, तो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्यों? क्योंकि आप नया यूनिट खोलेंगे तो वहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, बिजनेस को आप बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, नया बिजनेस आपका बढ़ रहा है, ठीक है। इससे आपके रेवेन्यू में इंक्रीज होगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपके बुक में यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है जो कि गलत है, ठीक है। तो आप उसको काट के कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लेंगे। चलो बात आगे बढ़ते हैं। कंपनसेशन ऑफ 2.5 करोड़ पेड टू वर्कर हु ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। यानी रिटायर करते हैं ना, तो जब रिटायर करता है अपने स्वेच्छा से, तो उसको एक कंपनसेशन पे किया जाता है कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतने साल से काम किए, तो दिया जाता है। तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। क्यों? क्योंकि ये सारे एम्प्लॉय जब रिटायर करते हैं तो उनको दिया जाता है, तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, इसीलिए इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अगर हम कोई खर्चा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करते हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ड्यू टू एक्सपेंसेस मेड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ड्यू टू एक्सपेंसेस मेड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा, और अगर आप लोगों को हमारे क्लास से आप लोग को फायदा हो रहा होगा तो जरूर इसको लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि ये लोगों तक पहुंच सके। चलो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, बात करते हैं थर्ड नंबर की। तो थर्ड नंबर क्या है? देखो थर्ड नंबर क्या बोल रहा है कि कारण सहित बताइए कि ये पूंजीगत है या आयगत, पूंजीगत है या आयगत। तो देखो एक पुरानी कार 40,000 में खरीदी गई, इसकी मरम्मत पे 10,000 खर्च किए गए। अब चूंकि पुरानी कार खरीदी गई, अगर वही रहता आप ही की कार थी, मरम्मत किए, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चूंकि पुरानी कार खरीदी गई, अब चूंकि वो चलाने लायक नहीं था, उसको रिपेयर किया गया, तो जब तक वो आपके घर में आता है तब तक तो आप उसको रिपेयर करते हैं। तो ये पूरा 50,000 जो होगा वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्या कहलाएगा? 50,000 क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? रीजन अगर पूछ रहा है तो रीजन क्योंकि इससे एसेट इंक्रीज हो रहा है। एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है बाय 50,000। एसेट इंक्रीज हो रहा है 50,000। दूसरा क्या है? 2,000 स्पेंड किया गया पेंटिंग करने में, कारखाने की रंग कराया गया। पेंटिंग करने से तो ऐसा नहीं कि रेवेन्यू बढ़ जाएगा, तो नॉर्मल खर्चा है, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का खर्चा है। कौन सा बिजनेस है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि इस नॉर्मल बिजनेस को चलाने के लिए आपको फैक्ट्री को पेंटिंग करना जरूरी है। अब बात करते हैं फ्रेट एंड कार्टेज पे किया 2,000, नया मशीन को प्लांट को परचेज करने में, और 400 स्पेंड किया गया उसको लगाने में, यानी टोटल मिला के 2,000 गाड़ी भाड़ा दिया गया, 400 दिया गया, 2,400 रुपया खर्चा किया गया। ये इससे एसेट बढ़ रहा है, और अगर एसेट बढ़ रहा है यानी मशीन बढ़ रहा है, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
फिर आगे बताते हैं, न्यू फर्नीचर खरीदा गया 4,000 और 40 रुपया पे किया गया उसको भाड़ा में, तो टोटल जो फर्नीचर है वो 4,040 का हो गया। घर पे आएंगे और मम्मी पूछेगी कि कितने का फर्नीचर हुआ, तो क्या बोलोगे 4,040, क्योंकि भाड़ा का जो खर्चा है वो भी फर्नीचर में जुड़ जाएगा। तो ये अब चूंकि फर्नीचर एसेट है तो इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो फटाफट फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या है? कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीन। अब देखो इंपोर्ट जो होता है ना, जब एक कंट्री से, ये इंडिया है ठीक है, और ये है चाइना, ये क्या है? चाइना। अब चाइना से इंडिया में अगर लाते हो कोई भी कार मान के चलो या कोई मशीन लाते हो, तो यहां पे बॉर्डर है, यहां पे आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करने होंगे। क्या पे करने होंगे? इंपोर्ट ड्यूटी सरकार को, इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट को पे करने होते। तो ये जो खर्चा होता है मशीन को लाने का खर्चा, तो मैंने आपको बोल ही दिया है पहले ही कि मशीन को लाने तक का स्थापना यानी प्लांट आपका फैक्ट्री में आ गया, इंस्टॉल हो गया, तब तक का जो खर्चा होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे देखो, वेजेस पेड विथ नया मशीन को लगाने में, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कारखाना की रंगाई किया गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस में रंगाई पोताई तो होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अरे एसेट बढ़ रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट नहीं बढ़ रहा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक मशीन के चालक की लापरवाही के कारण से 2,000 रुपया का रिपेयर कराना पड़ा, ये तो नॉर्मल होता रहता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिजली बिल नहीं देंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि बिजनेस को चलाने का जो खर्चा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। चलो अगला देखते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 लाख का एक प्लांट है, उसको इंस्टॉल करने का खर्चा 25,000, यानी 5,25,000 जो है वो चूंकि एसेट से संबंधित है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैं फटाफट इसको कंप्लीट करता हूं, ठीक है। चलिए अब अगला देखो, अगला है अपग्रेड किया है पर्सनल कंप्यूटर को रैम के द्वारा। अब देखो रैम लगाने से क्या होता है कि कंप्यूटर का वैल्यू बढ़ जाता है, उससे ज्यादा परफॉर्मेंस होने लगता है। तो ये जो 1,000 है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से हो रहा है। क्या हो रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बोल रहा है सिनेमा हॉल की मरम्मत किए 4,80,000, जिसमें डिजिटल ध्वनि लगाए 2 लाख। थर्ड नंबर का बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, थर्ड नंबर। अब देखो 2 लाख का डिजिटल ध्वनि लगा है। अब देखो डिजिटल ध्वनि क्या होता है ना, तुम लोग अगर मूवी देखे होगे सिनेमा हॉल में जाके तो उसको बोला जाता है डॉल्बी साउंड, यानी पहले सिनेमा हॉल में डॉल्बी साउंड नहीं था, अब 2 लाख का डॉल्बी साउंड लगा है। अब डॉल्बी साउंड लगाने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो सिनेमा हॉल है ना, ये इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। वैल्यू बढ़ जाएगा तो हमारे पास ज्यादा लोग आएंगे और इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ये क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुल खर्चा 4,80,000 था, जिसमें कि 2 लाख का डॉल्बी साउंड था, और सिनेमा हॉल का रिपेयर वगैरह में जो खर्चा हुआ है 4,80,000 का, जिसमें डॉल्बी साउंड 2 लाख का। तो बाकी जो 2,80,000 है वो आपका नॉर्मल रिपेयर करने का खर्चा है, तो इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो आगे बोलो। लॉस बाय फायर इन गोडाउन, आग लग गया। आग लग गया तो ये जो नॉर्मल खर्चा है, बिजनेस को चलाने में कभी कभी नुकसान हो जाता है, तो ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर होगा। फिर बोले एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1 लाख का किए। भाई साहब मैंने पहले ही बताया था कि अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस करते हो और ज्यादा होता है तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको हम 5 साल में राइट ऑफ करते हैं। फिर है स्टूडेंट को वाहन की पार्किंग के लिए, स्टूडेंट के वाहन की पार्किंग के लिए महाविद्यालय के छत पर एक एस्बेस्टस के लिए 25,000 का एक शेड बनाया गया। तो शेड बना गया तो इसको तो एक ही साल यूज नहीं करेंगे, कई साल तक यूज करेंगे, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर लीगल चार्जेस पे किया गया रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग के लिए, ऑनर के बिजनेस बिल्डिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्योंकि इससे आपका बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एसेट क्रिएट हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या? एंट्रेंस फी के पे किया जा रहा है डायमंड क्लब के द्वारा। अब देखो ये वेरी करता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, बट मैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मानता हूँ। ये मान के चलता हूँ कि एक ही बार एंट्रेंस फी पे करना पड़ा है, लेकिन एंट्रेंस फी जब जितना बार डायमंड क्लब में जाओगे इतना बार पे करना पड़ेगा, तो वो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। फिर है ऑनर का कंट्रीब्यूशन, ऑनर का
अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में गलत बोल दिया, क्योंकि ये रिसीव किया गया है ना, डायमंड क्लब द्वारा इतना का प्राप्त किया गया, तो ये कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो पूंजी के लिए ऑनर का कंट्रीब्यूशन आया, तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट। मैंने तो आपको बोला ही था कि जिससे कैपिटल बढ़े वो कैपिटल रिसिप्ट, लायबिलिटीज बढ़े कैपिटल रिसिप्ट, एसेट घटे कैपिटल रिसिप्ट। सेल किया गया मशीन को 50,000 और 40,000 उसका बुक वैल्यू था। बुक वैल्यू कितना था? 40,000 था, बेचे 50,000 में, तो 40,000 कैपिटल रिसिप्ट, 40,000 कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, और 10,000 जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट। 10,000 कौन सा रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट, और 40,000 कैपिटल रिसिप्ट। यानी जितना का लाभ हुआ वो रेवेन्यू रिसिप्ट, और जितना से एसेट घटा वो कैपिटल रिसिप्ट। फिर सब्सिडी मिला 50,000 का गवर्नमेंट से मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर। अब देखो रेगुलर अगर सब्सिडी मिलता है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, और ओकेजनली किसी विशेष वजह से मिला है तो फिर कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। ये देखने में पता चलता है। तो यहाँ पे चूंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि रेगुलर बिजनेस का पार्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट। सेल किए है टाटा मोटर को 5 लाख का कार, तो सेल करना, तो सेल ऑफ गुड्स जो होगा वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। चलो, तो मैंने सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझा दिया। आई होप आपको अब रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पहचानने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आप लोग अच्छे से क्लास किए होंगे, सारा एग्जांपल्स वगैरह कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो बिल्कुल कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको अच्छे से क्लास पे समझ में आए हो, अगर आप मेरा क्लास अच्छे से समझ हो, जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर हाँ क्लास अच्छा लगा और समझ में आया। तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये नॉलेजेबल चीज है और इससे स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।